तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था, और वो है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखा हो डायमेंशन की, कि डायमेंशन आखिर है क्या। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते एक बार, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या लिखा है मैंने, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, बिकॉज मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले ही बता दिया था, एक फंडामेंटल है एक डिराइव्ड है, तो यहाँ पर फंडामेंटल का यूज हुआ है, ठीक है। टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे कि देखो ये पूरा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, ये कीवर्ड्स है जो कि इस डेफिनेशन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। डायमेंशन जो होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, वो एक्चुअली पावर्स है, रेज टू पावर है, ठीक है। और वो पावर किसको होंगे, किसके ऊपर वो पावर होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर होंगे, डिराइव क्वांटिटीज़ के ऊपर नहीं होंगे। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर वो पावर है जो कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। या देखो यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी का सिंबल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रो, ठीक है। अब हमको मालूम है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। अब मास की, देखो मास की यूनिट क्या है, अब मास की यूनिट है किलोग्राम, मास की यूनिट है ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, टन्स। बट अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, मास की फंडामेंटल यूनिट केजी है, मास की फंडामेंटल यूनिट केजी है। उसी तरीके से अब वॉल्यूम पे आओ, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी वॉल्यूम की यूनिट है। बट अगेन जब कभी आप कभी भी कहीं पे स्टकअप हो तो हमेशा अपने बेसिक्स पे जाना। आपका बेसिक्स क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स, तो वॉल्यूम की फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब डेंसिटी का जो एसआई यूनिट बनेगी, ये तो यूनिट है, ये क्वांटिटी है, जो डेंसिटी की एसआई यूनिट होंगी वो क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। अगेन डेंसिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती है, मास की बहुत सारी यूनिट हो सकती है, बट एसआई यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ भी ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, जो दोनों एसआई से बना है, तो जो नई यूनिट बनेगी वो भी एसआई यूनिट ही होगी, करेक्ट। और इससे एक और बात पता चलती है कि डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी हुई या डिराइव क्वांटिटी हुई, डेंसिटी डिराइव क्वांटिटी हुई। क्यों, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड कर रही है मास और वॉल्यूम पे। जब तक मास और वॉल्यूम की यूनिट्स आपको मालूम नहीं होगी तब तक आप डेंसिटी की यूनिट नहीं निकाल सकते हो, करेक्ट। तो इससे अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था वो उससे हमको क्या पता चला कि डेंसिटी की जो यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है, वो है केजी पर मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो अब इधर देखो, ये केजी है, ये केजी के ऊपर पावर कितना है, 1। अभी जैसे मान लो मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं 5 लिखता हूँ, तो अगर मैंने 5 लिखा तो ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटिव है कि यहाँ पे प्लस है, राइट। मुझे +5 लिख के उसको पॉजिटिव बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खाली 5 भी लिखता हूँ तो ये बता देता है कि हाँ भाई वो पॉजिटिव नंबर है, करेक्ट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे पावर में कुछ रेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर मैं 1 यहाँ से हटा दूँ तो इसका मतलब ये केजी जो मास की यूनिट है वो कितने टाइम्स रेज्ड है, वो 1 टाइम्स रेज्ड है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे m, सिर्फ m। आप m⁻1 भी लिख सकते हो, बट वो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है ऊपर तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो 1 है। और उसके बाद हम लोग, अच्छा ये कैपिटल M लिखते हैं, ये कैपिटल M हम लोग लिखते हैं, और हम लोग उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं लगा सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको स्ट्रिक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, और ये कन्वेंशन है। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे मीटर है, ठीक है, मीटर क्यूब एक्चुअली, मतलब मीटर के 3 पावर है, मीटर रेज़ टू 3 है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मीटर किसकी यूनिट है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, वो किसकी यूनिट है, वो लेंथ की यूनिट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे L, और क्योंकि ये m⁻3 है तो यहाँ आप लिखोगे L⁻3, और इसको अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दोगे। तो ये तो डायमेंशंस हो गया, बट ये एक अच्छा वे नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने का। मैथ्स में एक रूल है, इंडाइसिस का रूल है, कि जब कोई भी टर्म यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो जिस किसी भी पावर के साथ होता है ना,
जब वो न्यूमरेटर में जाता है तो उसके पावर की साइन रिवर्स हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर l3 है, मतलब l+3 है, तो अगर मैं l को ऊपर लिखूँ तो ये हो जाएगा l⁻3, करेक्ट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m l⁻3, और इन दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन ब्रैकेट में बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरीके से, एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। अब देखो यहाँ पे इसको ना लिखने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं आएंगे, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि जो भी डायमेंशंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो m है या l है, तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं होते। तीसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि m और l के बीच में मैंने कुछ भी नहीं डाला हो, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट या है आइफन या ऐसा करके आप डालो, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे सिंपली m होगा, आपको थोड़ा स्पेस देना है तो स्पेस दे दो, और उसके बाद में डायरेक्टली आप l लिख दो, करेक्ट। तो ये आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी के डायमेंशंस निकाले। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि डेंसिटी की जो kg/m³ है वो उसकी ऐसा यूनिट है। अगर मैं kg को ग्राम लिख देता हूँ और अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर लिख देता हूँ तो ग्राम/cm³ भी डेंसिटी की ही यूनिट बनेगी, बट फिर वो ऐसा यूनिट नहीं होगी। वो किसकी यूनिट होगी, वो CGS यूनिट होगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जब चेंज करता हूँ सिंबल को तो मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी चेंज हो जाता है, ये नोट करने वाली बात है। बट डायमेंशंस जो है डायमेंशन मेरे एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मैं kg/m³ लिखता हूँ तो kg मास की यूनिट है और kg कितने टाइम्स रेज्ड है, 1 टाइम्स रेज्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ m आया। और m³ जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है और ये m कितने टाइम्स रेज्ड है, 3 टाइम्स रेज्ड है, तो यहाँ पे l⁻3 आया, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये ना लिख के ये लिखता ग्राम्स/cm³ लिखता तो ग्राम्स अगरचे मास की CGS यूनिट है, बट ग्राम को भी कितने पावर रेज्ड है, उसको भी 1 पावर रेज्ड है और kg को भी 1 पावर रेज्ड है। तो अगर आप ग्राम से निकालते डायमेंशन तो भी यहाँ पर m ही लिखते, और kg से निकालते तो भी यहाँ पर आप m ही लिखते। उसी तरीके से अगर यहाँ पे cm³ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेंटीमीटर है वो जो कि CGS यूनिट है, बट पावर तो 3 है ना, पावर तो चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए m लिखेंगे तो भी l आएगा और सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी l आएगा, इवन यहाँ पे मिलीमीटर होगा, किलोमीटर होगा तो भी l आएगा। यही देखो डायमेंशन की सबसे खास बात है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करने बोला कि ये पावर जो है, पावर जो डायमेंशन डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर यूनिट के कितने पावर रेज्ड है। अब वो यूनिट CGS में होने दो, MKS में होने दो, SI में होने दो, किसी में भी होने दो, ये डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशंस के लिए डिपेंड ये करता है कि उस पर्टिकुलर यूनिट के पावर कितने रेज्ड है। यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। तो आप अगर ये लिखकर मान लो डेंसिटी की ये यूनिट लिख के डायमेंशंस निकालते हैं तो भी आपको यही डायमेंशन मिलते हैं, और ये लिख के निकालोगे तो भी आपको यही डायमेंशन मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके पावर चेंज नहीं हो जाते। द मोमेंट आपके पावर चेंज होंगे तो आपका डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये डिस्कशन जो है वो क्लियर था। अब इसके बाद एक छोटा सा नोट पॉइंट है, और इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि जो एंगल है, देखो लास्ट सेक्शन में हम लोग ने देखे थे कि एंगल 2 है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। बट एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं होते, राइट। एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं होते, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जब किसी भी क्वांटिटी के, बिकॉज एंगल भी एक क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी के जब डायमेंशंस नहीं होंगे तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, m⁻0, l⁻0, t⁻0। ये बेसिकली ये बता रहा है कि m⁻0 ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में मास का कोई पावर नहीं है, मास है ही नहीं। लेंथ का कोई पावर नहीं है, लेंथ है ही नहीं। और टाइम का कोई पावर नहीं है, टाइम है ही नहीं। जैसे यहाँ पे बता रहा है ml-3 है ना, तो ml-3 ये बता रहा है कि इसमें मास का 1 पावर है और l के 3 पावर है। अगेन कंफ्यूज मत हो, l के -3 पावर नहीं है, l के 3 पावर है। वो तो मैंने एडजस्टमेंट करके उसको ऊपर लिया तो -3 बना, बट ओरिजिनली तो यही है ना, ओरिजिनली तो यही है। तो मास का 1 पावर है और लेंथ के 3 पावर है डेंसिटी के फॉर्मूले में, डेंसिटी की यूनिट में। बट यहाँ पर एंगल्स के अंदर मास, लेंथ और टाइम है ही नहीं, इसलिए m⁻0, l⁻0 और t⁻0 यहाँ पर आएगा। तो आई होप कि ये जो डिस्कशन है डायमेंशंस का ये क्लियर होगा। ये काफ़ी इन डेप्थ और काफ़ी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश किया हो, बट हम लोग इसके ऊपर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लास्ट सेक्शन में हम लोग ने देखे थे
कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस को डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किए थे और एक हम लोग एग्जाम्पल से देखे थे। अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है, बट अगेन देखो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ एक बार याद कराना चाहता हूँ कि जो कीवर्ड्स मैंने वहाँ पे लिखे थे, जैसे कि पावर था, फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको वो चीज़ याद है तो इसमें से किसी भी क्वांटिटी के आपको डायमेंशंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आपको हर चैप्टर में यूज़ करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझो कि मैं आपको ऐसी क्वांटिटीज़ दे दूँ जो आपने कभी देखे नहीं, उसके भी डायमेंशंस आप निकाल लोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो है स्मॉल वी यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है ना, उस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अरे उस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हम लोग ने स्कूल्स में पढ़े कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट एस है और टाइम अगर मेरा टी है तो एस अपॉन टी क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला। तो ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। सबसे पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला एक बार आपको पता चला तो उससे आप क्या निकालोगे, यूनिट निकालोगे। तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ये एस जो है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो लेंथ है। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, करेक्ट। उसी तरीके से ये टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है सेकेंड्स, करेक्ट। तो ये जो m अपॉन एस है ये क्या है, ये इसकी यूनिट है। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन पे। अब देखो यहाँ पर मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है और यहाँ पे मीटर का पावर कितना है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तब क्या लिखोगे, सिंपली यहाँ पे लिख दोगे L, सिंपली यहाँ पे क्या लिख दोगे L, और इसको आप कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड्स है, सेकेंड्स टाइम की यूनिट है और सेकेंड का कितना पावर है यहाँ पे 1, राइट। तो इसके लिए लिखा हुआ नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल T लिख देंगे। टाइम के लिए जो डायमेंशन, टाइम के जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो उसके लिए जो लेटर इस्तेमाल होता है वो कैपिटल T है, ठीक है, कैपिटल T है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना दिया। अब ये तो यहीं रहेगा, ये T है मतलब T⁻1 है। तो इंडाइसिस के रूल के हिसाब से जब ये ऊपर जाएगा तो T⁻−1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, L को एज इट इज़ लिखता हूँ, ये T को मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे जो 1 है उसको मैं लिखता हूँ -1 और इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। तो जो LT-1 है, LT-1 है, ये किसके डायमेंशंस है, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस है। अब देखो यहाँ पे मास मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वेलोसिटी में मास आता ही नहीं है, करेक्ट। ये आई होप क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो कि है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो है स्मॉल a, करेक्ट। और हमको अगेन सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे अभी इसकी यूनिट्स। तो अब देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड और डिनोमिनेटर में टाइम है जो कि एक और सेकेंड है। तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है वो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का और ये क्या है, ये यूनिट है। अब हम लोग डायमेंशन के ऊपर आते हैं। तो देखो इधर m जो है वो लेंथ की यूनिट है और कितने m है, यहाँ पे एक ही m है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, खाली यहाँ पे l लिख दूंगा बस और इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दूंगा। बट यहाँ पे नीचे जो है सेकेंड स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर है और टाइम के लिए जो डायमेंशन है वो t से डिनोट होता है और 2 है यहाँ पे पावर। तो यहाँ लिख दूंगा मैं T2, करेक्ट। और इसको मैं अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में बना दूंगा। फिर ये l को मैं ऐसे ही रखूंगा और मैं t को ऊपर ले जाऊंगा तो जो T⁻2 है वो ऊपर जाने के बाद हो जाएगा T⁻2 और इसको मैं कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज। तो ये जो मेरा LT-2 बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग तीसरा यूनिट देखते हैं जो कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल है वो P से डिनोट करते हैं हम लोग उसको, और उसका जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, बिकॉज एक एंगुलर मोमेंटम भी आता है। अब मास का जो यूनिट है वो क्या है, kg, और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड। इसका मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड लीनियर मोमेंटम का क्या बन गया, यूनिट बन गया। अब हम लोग को डायमेंशन चाहिए तो अगेन सिंपल, देखो यहाँ पे kg है जो कि न्यूमरेटर में है
और केजी मास की यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m, और केजी का कितने पावर है 1, तो इसके लिए m लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद मीटर पे आओ, मीटर लेंथ की यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेंथ, और कितने पावर है 1, तो यहाँ पे हम लोग l लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में बना दिए। फिर नीचे हम लोग नीचे जाएंगे, डिनोमिनेटर में s है, s किसका है टाइम का, तो यहाँ लिखेंगे t, और s की कितने पावर है 1, तो इसको हम लोग अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जब ये t ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, जब ये t ऊपर जाएगा तो m और l तो न्यूमरेटर में ही है, ये t ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा t माइनस 1, तो ये हो जाएगा m l t माइनस 1, यानी ये जो m l t माइनस 1 है ये मोमेंटम के डायमेंशन है, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन है, करेक्ट। अब उसके बाद हम लोग अपनी अगली क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फोर्स। तो देखो फोर्स का जो सिंबल है वो F है, फोर्स का जो सिंबल है वो F है। अब F उसका फॉर्मूला हमको मालूम है जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ बच्चों फोर्स की यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है। न्यूटन है, आपकी बात करेक्ट है, बट कुछ कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो साइंटिस्ट के नाम पर होगी, जैसे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर है, वर्क की यूनिट जो आएगी वो जूल साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। जो यूनिट्स जैसे प्रेशर की यूनिट पास्कल साइंटिस्ट के नाम पर है, जो यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पर होंगी ना, आप उससे डायमेंशन नहीं निकाल सकते, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना इस फोर्स का दूसरा यूनिट निकालना पड़ेगा जो कि बहुत आसान है। न्यूटन तो एक यूनिट है इसका, बट इसका दूसरा ऐसा यूनिट क्या है जो कि यूनिट तो है बट इतना यूज़ नहीं होता। वो यूज़ क्यों होता है, डायमेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर मास है ना, मास को लिख दो kg और एक्सेलरेशन को लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, फोर्स का, न्यूटन के अलावा। अगर आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हो तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, करेक्ट। तो मैं वही बता, मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज न्यूटन लिख के मैं डायमेंशन नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे डायमेंशन निकालना है तो मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होनी चाहिए, राइट, और उसके फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो इधर, यहाँ पर kg है, kg मास का यूनिट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m, और kg का कितना पावर है 1, तो हम इसको m लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर है मीटर, मीटर लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ लिखेंगे l, और बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, m⁻⁴ है ना, तो यहाँ पे l⁴ हम अंडरस्टूड है ये लिखा हुआ है, और इसको ब्रैकेट बना के क्लोज कर देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में जब जाओगे तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड टाइम का यूनिट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे t, और ये सेकेंड स्क्वायर है यानी 2 है, तो यहाँ लिखोगे t⁻², और फाइनली इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये होगा m⁻⁡, तो m⁻⁡ ये किसके डायमेंशन है, ये फोर्स के डायमेंशन है। तो देखो बच्चों, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है डायमेंशन, मैं बस मेरा जो बोल रहा हूँ वो स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद यूनिट लिखो, और उसके बाद डायमेंशन लिखो, खत्म। ये 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये कोई भी यूनिट जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत, या कोई भी डायमेंशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्क या एनर्जी पे। तो वर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशन होते हैं। अगेन वर्क का अगर आप देखो तो वर्क का यूनिट जो है वो जूल भी होता है, बट अगेन जूल साइंटिस्ट के नाम पे है, तो उससे हम डायमेंशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क की या एनर्जी की दूसरी यूनिट लेनी पड़ेगी जिससे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो एक यूनिट जो हमको मालूम है वर्क की एनर्जी की, वो क्या है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है वो वर्क या वर्क एनर्जी की सेम यूनिट होती है, न्यूटन मीटर, करेक्ट। अब आप देखो न्यूटन जो है वो किसके किसकी यूनिट है, वो फोर्स की यूनिट है, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, राइट, और फोर्स की यूनिट न्यूटन भी है। तो जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही तो न्यूटन का भी होगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास न्यूटन के डायमेंशन ऑलरेडी निकाले हुए। वो किधर है, वो ये रही है, वो न्यूटन के डायमेंशन ये रही है। क्या है वो, m⁻⁡, करेक्ट। और उसके बाजू में एक और मीटर भी लगा है, यहाँ पे छोड़ मत देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे तो ये तो न्यूटन के डायमेंशन है ना, और न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की और वर्क की एनर्जी के वर्क के डायमेंशन सेम नहीं हो सकते, दोनों टोटली डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पर मैंने न्यूटन की जगह लिख दिया mL_T-2, और उसके बाजू में मीटर। तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा L, और मीटर का एक ही पावर है, तो मैं इसके लिए इसको ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे। इधर आप देखो, इंडाइसिस का एक रूल है कि जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते, जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर L है, बेस में L है, यहाँ पर भी बेस में L है, यहाँ पर L का पावर क्या है 1, यहाँ पे L का पावर क्या है 1। तो मैं इन दोनों को हटा के एक नया डायमेंशन लिख सकता हूँ जो कि होएगा
m एज इट इज रहेगा बिकॉज दूसरा m तो है ही नहीं, ठीक है। t भी एज इट इज रहेगा, t -2, दूसरा t भी नहीं है, बट l यहाँ पे एक है, l यहाँ पे एक है, तो इन दोनों l को मिला के मैं एक सिंगल l लिखता हूँ l, और इसका 1 और इसका 1 मिला के मैं इसको कर देता हूँ 2, तो ये हो जाएगा ml2 t -2। ये डायमेंशन किसके आ जाएंगे, वर्क के आ जाएंगे, और जो वर्क के डायमेंशन होंगे वही एनर्जी के भी डायमेंशन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पावर। तो अगेन पावर का फॉर्मूला क्या है जो हमने पढ़े, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, करेक्ट। पहला स्टेप हो गया फॉर्मूले का, डन। दूसरा स्टेप हो गया यूनिट का, डन। अब तीसरा न्यूटन मीटर डायमेंशन निकालना है, तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है, वर्क की। तो जो वर्क की डायमेंशन आपने निकाल दी उसको यहाँ पे लिख लो, ये आएगा ml2 t -2 डिवाइडेड बाई सेकेंड। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम के लिए t यूज़ होता है, करेक्ट, टाइम के लिए t यूज़ होता है, और सेकेंड का रेज़ टू पावर 1 है तो टाइम का भी रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। और उसके बाद अगेन हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, हम उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो ये टाइम ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये t⁻1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻1, t⁻⁻1। अब आप जब देखो ध्यान से तो यहाँ पर ऑलरेडी t⁻2 प्रेजेंट है, ये जब t⁻1 जाएगा तो अगेन सेम ही लेंथ वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर -2 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाके -1 बनेगा, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। तो इसको हम लिखेंगे ml2 t -3, राइट। ये m एज इट इज था बिकॉज दूसरे m तो कोई था ही नहीं, l2 भी एज इट इज था, उस दूसरा l भी कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो t -2 था और यहाँ पे t1 है, ऊपर जाने के बाद -1 होगा, वो -2 और -1 होके हो जाएगा -3। तो ये ml2 t -3 किसके डायमेंशन है, ये डायमेंशन है पावर के। और अब हम लोग देखते हैं प्रेशर को। प्रेशर के लिए हम लोग स्मॉल p यूज़ करते हैं, क्योंकि पावर के लिए हम लोग कैपिटल P कभी कभी यूज़ करते हैं, राइट। वर्क के लिए हम लोग W यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग E यूज़ करते हैं सिंबल, प्रेशर के लिए हम लोग स्मॉल p यूज़ करते हैं। अगेन बेसिक फॉर्मूला क्या है प्रेशर का जो हमने स्कूल्स में पढ़े, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अब आपने फोर्स के डायमेंशन निकाल लिए ना, उसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो न्यूटन की जगह पे, ठीक है। तो फोर्स, न्यूटन फोर्स की क्या डायमेंशन है, ml_t -2, ml_t -2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ml_t -2, ठीक है। अब उसके बाद आता है मीटर स्क्वायर। मीटर जो है वो किसका यूनिट है, वो लेंथ का यूनिट है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया लेंथ। और मीटर के कितने पावर है, 2 पावर है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2, करेक्ट। बट हम ऐसे तो नहीं छोड़ते, हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक ही m है, तो इसके लिए आप लिख दो यहाँ पे m, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे m था, m आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे t -2, तो यहाँ पे आपने लिख दिया t -2 बिकॉज दूसरा और कोई t भी नहीं है। बट यहाँ पर l है और यहाँ पर l2 है। अब आप देखो इधर l का इधर पावर है 1 और l का यहाँ पे पावर है 2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, करेक्ट। l का यहाँ पावर, इसको तो हम लोग नहीं हटा रहे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, l का पावर -2। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ऊपर जब -2 जाएगा तो 1 -2 कितना होता है, -1, 1 -2 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे l और l⁻⁻1। तो ये m l⁻⁻1 t⁻⁻2 ये किसके डायमेंशंस है, ये आपके प्रेशर के डायमेंशंस। तो अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसके बाद आपको कौन सी भी यूनिट अगर मैंने दिया, अगर आपको उसका फॉर्मूला मालूम है और उसकी फंडामेंटल यूनिट्स मालूम है तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। आपको डायमेंशन किसी के भी याद नहीं रखने, डायमेंशन याद रखने की गलती कभी मत करना, राइट। आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है और यूनिट याद रखना है, रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉलो। सो अब हम लोग कुछ और यूनिट्स को देखेंगे, थोड़ी सी हायर यूनिट्स है ये, बट अगेन घबराने की बात नहीं है। अगर आपके बेसिक्स और आपके फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो आपको इनमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो लिखा वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन एक अलग पूरा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप ये ध्यान में रखो कि सरफेस टेंशन का जो सिंबल है वो है कैपिटल टी और इसका जो फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स जो है वो किसके यूनिट है,
वो है फोर्स की यूनिट न्यूटन है और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो ये F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इसका फॉर्मूला हो गया, और न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो गई, किसकी, सरफेस टेंशन की, राइट। और उसके बाद न्यूटन जो है हम लोग ने लास्ट जो है सेक्शन में हम लोग ने न्यूटन के डायमेंशंस निकाले थे, कितने थे वो याद होगा आपको, mL/t-2, mL/t-2, और यहाँ पर मीटर है नीचे, मीटर लेंथ की यूनिट है तो यहाँ पे आएगा L, और मीटर रेज़ टू 1 है तो यहाँ पे L/1 आ जाएगा। अब आप देखो इधर यहाँ पर भी L/1 है और यहाँ भी L/1 है, तो ये L को कैंसिल कर देगा। तो अब जब मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये हो जाएगा m/1, n का एक ही पावर है तो l का कोई पावर नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और t के 2 पावर है -2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा -2। तो ये mt-2 जो है वो किसके डायमेंशन हो जाएंगे, वो आपके सरफेस टेंशन के डायमेंशंस हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये टर्म यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल G। अगेन घबराने की बात नहीं है, ग्रेविटेशन के अंदर इसके ऊपर पूरी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। यहाँ पर बस खाली जैसे कि अभी आपको फॉर्मूला इसका पता नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो है F = G × m²/r², ठीक है। F जो है वो अपना फोर्स है, G जो है वो यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m जो है वो है मास, तो मास का स्क्वायर, और ये r जो है वो है डिस्टेंस, r जो है वो है डिस्टेंस तो उसका स्क्वायर। तो अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखो, अगर आप ये क्वांटिटी को इस फॉर्म में रख के निकालोगे तो फोर्स के डायमेंशंस निकलेंगे ना, बट आपको किसके डायमेंशन चाहिए, g के। तो अब क्या करो, g को एक साइड पे रखो और बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरे साइड के ऊपर ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा g विल बी इक्वल टू, g यही रहेगा, r वहाँ जाएगा, तो हो जाएगा Fr²/m²। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, फोर्स की यूनिट है वो है न्यूटन, ये r तो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो ये आएगा मीटर, और मीटर का हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है मास, ये मीटर नहीं है ये है मास, और मास की जो ऐसा यूनिट है वो है kg, और kg/2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर किसकी यूनिट बन के आ रही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब हम लोग इसके डायमेंशंस देखते हैं, तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन फोर्स के डायमेंशन है, न्यूटन में डायमेंशन किसके है, फोर्स के, तो फोर्स के लिखेंगे आप mL/t-2, ठीक है। इसको आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे बना देंगे mL/t-2। उसके बाद यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मीटर माने लेंथ, लेंथ के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे L, और वो है (2), तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर 2, और इसको अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बना देंगे। उसके बाद नीचे है kg, kg के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मास, और मास को आप क्या करेंगे m/2, क्योंकि kg/2 है ना, तो ये ऊपर आएगा m/2। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इधर m/1 है, कुछ नहीं है मतलब m/1 है, और यहाँ पर m/2 है, तो जब ये m/2 ऊपर जाएगा तो ये होगा 1 - 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 - 2, तो ये क्या बनेगा -1। मतलब हम क्या लिखेंगे, हम m को लिखेंगे यहाँ पे m/-1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और ये जब m ऊपर जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1, तो m को लिखेंगे हम लोग -1। अब हम लोग आते हैं लेंथ पे, तो यहाँ पर लेंथ की 1 है, यहाँ पर लेंथ 1 है, यहाँ पर लेंथ 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब न्यूमरेटर में कितना लेंथ है, न्यूमरेटर में 3 लेंथ है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई लेंथ है क्या, डिनोमिनेटर में कोई लेंथ नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे L/3। उसके बाद आ जाओ टाइम पे, तो टाइम है यहाँ पे -2 है, यहाँ पे टाइम है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ पे टाइम है क्या, यहाँ भी टाइम नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सिंपली t-2। तो m-1 L3 t-2 आपके किसके डायमेंशंस बन जाएंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 और क्वांटिटीज़ लिखी है, एक है इम्पल्स और एक है टॉर्क। मैं इसके डायमेंशंस नहीं निकालूंगा, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो ये जो F × t है या Ft है वो इसकी फॉर्मूला है इम्पल्स का, और जो न्यूटन सेकेंड है वो इसका यूनिट है, राइट। अब न्यूटन के डायमेंशंस आपको मालूम है, सेकेंड टाइम के डायमेंशन आपको मालूम है, उससे आप मेरे को इम्पल्स के डायमेंशंस बताना। उसके बाद सिमिलरली टॉर्क है, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है फोर्स इंटू लेंथ, तो फोर्स इंटू लेंथ टॉर्क का फॉर्मूला है, राइट। बट फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है,
एन की एसआई यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी जो है वो इसकी यूनिट बन गई टॉर्क की। अब न्यूटन के डायमेंशंस आपको मालूम है, मीटर के डायमेंशन आपको मालूम है, आप इसको सॉल्व करना और आप इन दोनों के जो है डायमेंशंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने डायमेंशन को इन डिटेल देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आपको बस उसी को स्टिक करना है। अब इससे रिलेटेड और 2-3 नोट पॉइंट्स है जो कि हमको देखना है और उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाएंगे।